आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट 21 का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आपको उपलब्ध करवाया जा चुका है, जिसमें कुल 65 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। पार्ट 2 के अंतर्गत आपको 66 से लेकर 125 तक के प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पीजीटी समाजशास्त्र पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है जो 66 नंबर पे है। तो देखें, किस विचारक ने समूह के आकार के आधार पर समूह को लघु समूह या बृहद समूह में बांटा है। ऑप्शन 1 आपका है समनर, बी सीमेल, सी मैकइवर या पेज और डी मर्टन। तो यहाँ पे आप देखें तो समूह के आकार के आधार पर समूह को जो है लघु और बृहद में जो बांटा है वो बांटा गया है जॉर्ज सीमेल के द्वारा। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बी पे आप टिक लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका सही साबित होगा। आइए अगला देखें, शाब्दिक रूप से आश्रम शब्द का अर्थ होता है। ये कहा जा रहा है कि शाब्दिक रूप से आश्रम शब्द का क्या अर्थ होता है। ए विश्राम स्थल या पड़ाव, बी योग स्थल, सी सेवा स्थल और डी भोज स्थल। तो इसके लिए जो सटीक और सही जवाब है वो है विश्राम स्थल या पड़ाव। ये होता है आश्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि निम्न में से समिति की स्थापना होती है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से समिति की स्थापना होती है। ए स्वतः, बी विचारपूर्वक, सी अनैच्छिक और डी उक्त में से कोई नहीं। तो समिति की स्थापना कैसे होती है भाई। तो समिति की स्थापना होती है विचार पूर्वक, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ये प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं। संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ए चार्ल्स कूले, बी जिन्सबर्ग, सी स्पेंसर और डी समनर। तो ये किया गया था स्पेंसर के द्वारा। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, बियॉन्ड अम्बेडकर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ये कहा जा रहा है बियॉन्ड अम्बेडकर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ए माइकल महार, बी प्रोफेसर नंदूराम, सी IP देसाई और डी मिचेल। तो यहाँ पे आप देखें तो बियॉन्ड अम्बेडकर जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है नंदू राम के द्वारा, प्रोफेसर नंदू राम के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। तो निम्नलिखित में से किसने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव तथा कार्य करने वाले समूह को प्राथमिक समूह माना है। ए AC मेयर, बी KN शर्मा, सी किंग्सले डेविस और डी YB दामले। यहाँ पे आप देखें ये कहा जा रहा है कि भाई किसने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव और कार्य करने वाले समूह को प्राथमिक समूह माना है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये माना गया है किंग्सले डेविस के द्वारा। तो सी ऑप्शन जो है सही होगा और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि मैकइवर और पेज और इनके प्राथमिक समूह मानने में जो है कंट्रोडिक्टरी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, मेहर के सामान्य 4 प्रकार हैं। ये कहा जा रहा है कि मेहर के सामान्य 4 प्रकार होते हैं। इसका मतलब कि मेहर के सामान्यतः 4 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अब यहाँ ए दिया जा रहा है महरे मुवज्जिल। ये कहा जा रहा है कि पहला ए महरे मुवज्जिल जिसको हम सत्वर मेहर कहते हैं। बी कहा जा रहा है महरे मुवज्जल जिसको हम स्थगित मेहर कहते हैं। सी कहा जा रहा है महरे उल मिस्ल जिसको हम उचित मेहर कहते हैं। और डी कहा जा रहा है यहाँ पे महरे अन्य, तो अन्य मेहर। तो ये कहा जा रहा है इसमें से कौन सा नहीं है। तो मेहर 4 प्रकार के बताए गए हैं। वो है, आप यहाँ पे देखें तो वह है महरे मुवज्जिल, सत्वर मेहर जिसको कहते हैं,
उसके बाद आप देखें मोहरे मुवज्जल, फिर तीसरा है महरे उल मिस्ल, और चौथा यहाँ पे आता है महरे मुसम्मा, जिसको हम निश्चित मेहर कहते हैं। इसका मतलब कि अन्य मेहर जो दिया गया है ये यहाँ गलत दिया गया है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अगला, अपनी जाति, धर्म, प्रजाति तथा भाषा क्षेत्र के अंदर ही विवाह करना कहलाता है। ये कहा जा रहा है कि अपनी जाति, धर्म, प्रजाति और भाषा क्षेत्र के अंदर ही विवाह करना क्या कहलाता है? ए अनुलोम विवाह, बी बहिर्विवाह जिसको हम एक्सोगेमी कहते हैं, सी अंतर्विवाह जिसको हम एंडोगेमी कहते हैं, और डी प्रतिलोम विवाह, तो इसको कहा जाता है अंतर्विवाह, एंडोगेमी। तो ये सी ऑप्शन आपके लिए सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आप। तो यहाँ देखें, एक मूलभूत सामाजिक प्रक्रिया, कहा जा रहा है कि एक मूलभूत सामाजिक प्रक्रिया जिसके अभाव में समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। भाई वो प्रक्रिया कौन सी है? ए सहयोग, बी सात्मीकरण, सी प्रतिस्पर्धा और डी प्रतिकूलन। तो क्या हो सकता है भाई जिसके अभाव में जो है समाज का अस्तित्व संभव नहीं है? तो वो है सहयोग। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 74 का ए पे आप टिक लगाएंगे। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से भारतीय महिलाओं को किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? ये पूछा जा रहा है कि भारतीय महिलाओं को किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? ए लैंगिक भेदभाव का, बी स्वास्थ्य और सुरक्षा का, सी कुपोषण का और डी उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पे आप देखिए, तो भारतीय महिलाओं को लैंगिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी समस्या है, कुपोषण की भी समस्या है। इस वजह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो डी पे आप टिक लगाएंगे तो ये उत्तर सही होगा। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से आश्रम व्यवस्था, निम्नलिखित में से आश्रम व्यवस्था का निर्माण किस काल में माना जाता है या माना जा सकता है? ये पूछा जा रहा है कि आश्रम व्यवस्था का निर्माण किस काल में हुआ या किस काल में माना जा सकता है? ए वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी स्मृति काल में और डी पूर्व वैदिक काल में। तो यहाँ पे आप देखें, तो जो आश्रम व्यवस्था का निर्माण होता है वो होता है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला, निम्नलिखित में से अंतर्जातीय संबंधों का संस्थात्मक स्वरूप है। ये कहा जा रहा है कि अंतर्जातीय संबंधों का संस्थात्मक स्वरूप क्या है? ए नातेदारी व्यवस्था, बी सामाजिक व्यवस्था, सी जजमानी व्यवस्था और डी वर्ग व्यवस्था। तो यहाँ पे आप देखिए, अंतर्जातीय संबंधों की बात की जा रही है, संबंधों के संस्थात्मक स्वरूप की बात किया जा रहा है, तो वो होगा जजमानी व्यवस्था, और ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला, शारदा एक्ट 1929, शारदा एक्ट 1929 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए विधवा पुनर्विवाह, बी विवाह विच्छेद, सी दहेज प्रथा और डी बाल विवाह। तो शारदा एक्ट आप जानते हैं कि बाल विवाह से संबंधित है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। तो ये जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, समिति एक संगठन है जिसका निर्माण किया जाता है। समिति एक संगठन है जिसका निर्माण किया जाता है। ए एक निश्चित अवधि के लिए, बी एक निश्चित उद्देश्य के लिए, सी एक निश्चित क्षेत्र के लिए और डी एक निश्चित सदस्यों के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, तो समिति का जो संगठन होता है वो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला आप देखिए, किसका कथन है? किसका कथन है कि जहाँ प्रतियोगियों का ध्यान प्रतियोगिता से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है वहीं संघर्ष आरंभ हो जाता है। एक बार फिर से सुन लें, किसने कहा जहाँ प्रतियोगियों का ध्यान प्रतियोगिता से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है वहीं संघर्ष प्रारंभ हो जाता है? ए किंग्सले डेविस, बी किम्बल यंग, सी लेंस्की और डी मैकाइवर। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो कथन है वो किंग्सले डेविस का कथन है। इस वजह से ए ऑप्शन पे आप लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 24 मई को, बी 24 मार्च को, सी 24 अप्रैल को और डी 24 जून को। तो कब मनाया जाता है भाई? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 81 का। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप जो है, जनजाति है एक। ये कहा जा रहा है कि जनजाति है एक, ए आंशिक समाज,
बी संपूर्ण समाज, सी मिश्रित समाज और डी विभेदीकृत समाज। तो यहाँ पे आप देखिए तो जनजाति एक संपूर्ण समाज है, जनजाति अपने आप में एक संपूर्ण समाज है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त संबंधों की व्यवस्था कहलाती है। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त संबंधों की व्यवस्था क्या कहलाती है। ए व्यक्तिगत संबंध, बी नातेदारी, सी नातेदारी संज्ञाएं और डी उपरोक्त सभी। तो क्या कहलाता है भाई, तो यहाँ पे आप देखिए तो सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त संबंधों के समूह या व्यवस्था को कहा जाता है नातेदारी। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में तृतीयक सहयोग किसे कहा जाता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तृतीयक सहयोग किसे कहा जाता है। ए अनुकूलन, बी आत्मसात्करण, सी समायोजन और डी समंजन। तो यहाँ पे आप देखें तो समायोजन जो है तृतीयक सहयोग के अंतर्गत आ जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि समायोजन जिन दो पक्षों के बीच होता है वो दोनों पक्ष जो है परस्पर विरोधी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देखें तो यहाँ पे जो है एक आरेख दिया गया है। इस आरेख के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है उपलब्ध करवाने हैं, और ये आरेख जो है नातेदारी से संबंधित है। तो थोड़ा सा यहाँ हम समझ लेते हैं, समझने के बाद हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ पे आप देखिए, जब भी हम त्रिभुज बनाते हैं तो ये पुरुष का संकेत होता है, और जब हम गोला बनाते हैं तो ये महिला का संकेत होता है, और जब हम संकेत इस प्रकार का होता है तो इन दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध होता है, और जब संकेत इस प्रकार का होता है तो दोनों के बीच जो है महिला और पुरुष के बीच जो है भाई और बहन का संबंध होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो त्रिभुज को काट दिया गया है। इसका मतलब कि जब हम त्रिभुज को काट देते हैं, इसका मतलब कि वो पुरुष जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो जीवित नहीं है, और जब गोले को हम काट देते हैं तो महिला जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो जीवित नहीं है। और इसी प्रकार एक चिन्ह और इस्तेमाल होता है इसमें जो है कि पूरा काला कर दिया जाता है, पूरे जो है त्रिभुज को काला कर दिया जाता है। उसका भी मतलब है कि पुरुष जो जिसकी मृत्यु हो गई है, और गोले को भी काला कर दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि महिला जिसकी मृत्यु हो गई है। हमने कहा कि ये जो डायरेक्शन है वो पति पत्नी को दर्शाता है, और ये जो डायरेक्शन है ये जो है भाई और बहन को दर्शाता है। अब यहाँ हम लगता है कि आसानी से आप जो है इसे समझ लेंगे। तो आइए देखें आप, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है कहा जा रहा है। यहाँ देखें ए ऑप्शन पे दिया जा रहा है सी ए और बी का पुत्र है, सी ए और बी का पुत्र है, और बी कहा जा रहा है ए बी पति पत्नी है, अब जीवित नहीं है, सी एफ ए बी की पुत्र वधू है, और डी ई ए बी की नाती है। अब यहाँ पे आप देखें तो सी के बारे में बात हो रहा है, तो सी के बारे में कहा जा रहा है कि ये पुत्र है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखें तो निश्चित रूप से ये दोनों पति पत्नी हैं, और ये जो है यहाँ त्रिभुज का आकार दिया जा रहा है, त्रिभुज का आकार यहाँ पे दिया जा रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों का ये जो है पुत्र है। तो ये जो है सी जो है यहाँ पे सी है, तो सी जो है पुत्र है, ये सही हो गया आपका। ए और बी पति पत्नी है, अब जीवित नहीं है, तो ए और बी जो है पति पत्नी है। डायरेक्शन के आधार पर देखें तो ये दोनों पति पत्नी हैं, और ये दोनों कटे हुए हैं, इस वजह से ये जीवित नहीं है, तो ये भी सही हो गया आपका। सी देखें आप, एफ ए बी की पुत्र वधू है, एफ के बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे आप देखें तो जैसे यहाँ बात करें तो यहाँ पे आप बात करें तो ये जो है डी और सी क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, और ये इनके दोनों के बच्चे हो गए, ये बच्चे हो गए, एक लड़का हो गया और एक लड़की हो गई। तो ई लड़का है और एफ लड़की है। इसका मतलब है कि पुत्र वधू नहीं है, ये पुत्र वधू होती तो डायरेक्शन ऐसे होता, तो पुत्र वधू नहीं है, ये नातिन है। तो इस वजह से ये जो है आपका गलत हो गया, और ई ए बी का नाती है, तो निश्चित रूप से ए बी का ये नाती होगा, क्योंकि सी और डी का ये पुत्र है। तो ये जो है सही हो गया। इसका मतलब कि सी ऑप्शन आपका यहाँ गलत है, तो सी पे आप टिक लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। अगला आप देखें, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से ए और बी का नातिन है। ए और बी का नातिन कौन है भाई, यहाँ पे आप देखने का प्रयास करें। आप जो है ए और बी का नातिन कौन होगा, ए और बी का नातिन कौन होगा, तो यहाँ पे आप देखिए ए और बी पति पत्नी, इनका बेटा बहू डी और सी, और इनके बच्चे जो है ई और एफ, एक लड़का है ई और लड़की है एफ। नतनी पूछा जा रहा है तो एफ यहाँ की नतनी हो जाएगी। तो इस वजह से जो है जो उत्तर आपका लगेगा
जो उत्तर आपका इसमें लगेगा वो लगेगा बी पर। किस पे लगेगा? बी पर लगेगा। एफ जो है ए और बी की जो है नतनी है, तो एफ पे लगेगा, तो एफ आपका जो है सही हो जाएगा। तो ये बी हो गया। अब आरेख में आप देखें, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से ये बी की पुत्रवधू है। अभी हमने बात किया पुत्रवधू के बारे में, तो यहाँ आप देखें आरेख में एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ए और बी का लड़का है ये और लड़के की पत्नी है डी, तो डी यहाँ पे उत्तर आ जाएगा आपका। तो डी पे आप चलें तो 87 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपके लिए? तो 87 का उत्तर सही हो जाएगा ए। तो ए पे आप टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। तो 87 का उत्तर क्या हो गया आपका? ए हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, समझ में आ गया होगा संभवतः आपको। चलिए अगला देखें। द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक हैं ए एकॉफ, बी पी यंग, सी लुंडबर्ग और डी मोजर। तो इस पुस्तक के लेखक हैं एकॉफ। ये जो कई बार पूछा गया है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, द्वितीयक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। पूछा जा रहा है कि द्वितीयक समूह की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? ए किंग्सले डेविस ने, बी जॉर्ज सिमेल ने, सी कूले ने, डी ए और बी दोनों ने। तो यहाँ पे आप देखिए द्वितीयक समूह की अवधारणा से संबंधित है किंग्सले डेविस और जॉर्ज होमन्स दोनों, इस वजह से ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, द्वितीयक समूह वे हैं जो घनिष्ठता की कमी का अनुभव करते हैं। यह कथन किसका है? सुन लें, द्वितीयक समूह वे हैं जो घनिष्ठता की कमी का अनुभव करते हैं। यह कथन किसका है? ए किंग्सले डेविस, बी जॉर्ज सी होमन्स, सी आगबनियो निमकॉफ और डी सोरोकिन। तो यहाँ पे आप देखिए ये कथन है आगबनियो निमकॉफ का और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला, निम्नलिखित विचारकों में से किसने प्राथमिक समूह को सुपरिचित समूह कहा है? किसने प्राथमिक समूह को सुपरिचित समूह कहा है? ए फीचर, बी सोरोकिन, सी चार्ल्स कूले और डी मैकावरियो पेज। तो ये कहा गया है सोरोकिन के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए आगे देखें आप जो है, पंचायती राज व्यवस्था कहा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के प्रथम स्तर की निर्वाचित संस्था एवं लोकतंत्र की मूल इकाई क्या है? फिर से सुन लें, पंचायती राज व्यवस्था के प्रथम स्तर की निर्वाचित संस्था एवं लोकतंत्र की मूल इकाई क्या है? ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद और डी जाति पंचायत। तो क्या है भाई? तो वो है ग्राम पंचायत। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह की व्याख्या सापेक्षहीनता तथा आकांक्षा के आधार पर की है? संदर्भ समूह की व्याख्या सापेक्षहीनता तथा आकांक्षा के आधार पर किसने किया है? ए मर्टन, बी हाइमन, सी जॉनसन और डी क्लाइनबर्ग। तो ये किया गया है मर्टन के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का जनक किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। ए देसाई, बी पीएच लैंडिस, सी मैकावरियो पेज और डी चार्ल्स कूले। तो कौन है भाई ये? तो यहाँ पे आप देखिए तो ए रास ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यही सामाजिक नियंत्रण के जनक माने जाते हैं। अगला देखें आप, औपचारिक एवं अनौपचारिक नियंत्रण का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया है? ए फीचर, बी बोगार्डस, सी बेरिस्टिड और डी बी और सी दोनों। तो यहाँ पे आप देखें औपचारिक या अनौपचारिक नियंत्रण की बात जो है बोगार्डस भी करते हैं, बेरिस्टिड भी करते हैं, इस वजह से बी और सी दोनों उत्तर या डी सही हो जाएगा आपका। तो डी पे आप टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला, इमाइल दुर्खिम का जीवन काल रहा है। इमाइल दुर्खिम का जीवन काल रहा है ए 15 जनवरी 1858 से 15 नवंबर 1917 तक, बी 15 अप्रैल 1858 से 15 नवंबर 1917 तक, सी 15 अप्रैल 1850 से 15 नवंबर 1917 तक, डी 15 अप्रैल 1858 से 15 जनवरी 1917 तक। तो यहाँ पे आप देखिए कि जीवन काल के बारे में पूछा जा रहा है, वो भी दुर्खिम के। तो यहाँ पे आप देखिए तो दुर्खिम का जीवन काल 15 अप्रैल को वो जन्म लेते हैं
1858 में और 15 नवंबर 1917 में उनकी मृत्यु होती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 1858 और 1917 डेट जो है 15 अप्रैल और 15 नवंबर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई माना है? ए मैकाइवर यों पेज, बी शेरिफ यों शेरिफ, बी गिलिन और गिलिन, सी आगमन यों निमकाफ। तो यहाँ पे आप देखिए तो महत्वपूर्ण विचारक किसमें है? गिलिन और गिलिन। तो ये जो है सी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा और ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई इन्होंने माना है। किन्होंने? गिलिन और गिलिन ने। अगला, निम्नलिखित में से वर्ण व्यवस्था की विशेषता नहीं है। वर्ण व्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है ये पूछा जा रहा है। ए सामाजिक स्तरीकरण, बी श्रम विभाजन की व्यवस्था, सी जन्मजात सदस्यता और डी व्यवसाय के चयन पर स्वतंत्रता। तो यहाँ पे आप देखिए तो सामाजिक स्तरीकरण है, निश्चित रूप से श्रम विभाजन की व्यवस्था है, सही है। जन्मजात सदस्यता, वर्ण व्यवस्था में जन्मजात सदस्यता नहीं होती, इसी वजह से सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अगला देखें आप जो है तो निम्नलिखित में से किस विचारक को समाजशास्त्रीय जगत के बौद्धिक देवता की संज्ञा प्रदान की जाती है? कहा जा रहा है कि किस विचारक को समाजशास्त्रीय जगत के बौद्धिक देवता की संज्ञा प्रदान की जाती है? ए अगस्त कॉम्टे को, बी इमाइल दुर्खिम को, सी समनर को और डी मैक्स वेबर को। तो ये प्रदान किया जाता है इमाइल दुर्खिम को। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण कब प्रारंभ किया गया? महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण कब प्रारंभ किया गया? ए वर्ष 2023 में, बी वर्ष 2018 में, सी वर्ष 2017 में और डी वर्ष 2021 में। तो ये कब प्रारंभ किया गया भाई? तो ये किया गया है 2021 में। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है 2011, ये कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए भील, बी थारू, सी खरिया या खारिया और डी उरांव। तो यहाँ पे आप देखें तो ये है भील, सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर भील है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगला, हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप कितने हैं? हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप कितने हैं या हिंदू विवाह के प्रकार कितने हैं? ए 5, बी 8, सी 3 और डी 2। तो कितने हैं भाई आप बता सकते हैं? तो हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं, जिनमें से 4 मान्य हैं और 4 अमान्य हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है ऐसा समूह, ये कहा जा रहा है कि ऐसा समूह जिससे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है, ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है वह ए प्राथमिक समूह है, बी द्वितीयक समूह है, सी संदर्भ समूह है और डी तृतीयक समूह है। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसा समूह जिसे कर लीजिएगा इसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है। तो इसके लिए संदर्भ समूह सबसे बेटर है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा और ये आपका सही हो जाएगा। अगला आप देखें, भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? ए लॉर्ड कैनिंग को, बी लॉर्ड रिपन को, सी लॉर्ड वेंटिक को और डी लॉर्ड डलहौजी को। किसको कहा जाता है भाई? तो यहाँ पे आप देखें तो लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है भारत में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे देखें हम लोग। समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है। समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए किंग्सले डेविस, बी बोगार्डस, सी लुंडबर्ग और डी मैकाइवर पेज। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कथन है मैकाइवर पेज का। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखा जा रहा है। तो ये 105 का डी। अगला देखें आप जो है वह समाजशास्त्र जिसमें व्यक्ति इंद्रियों द्वारा वस्तुओं को जैसा देखा है, वह समाजशास्त्र जिसे व्यक्ति इंद्रियों द्वारा जैसा देखा है उसकी उसी प्रकार व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। ए प्रत्यक्षवाद, बी
संरचनात्मक प्रकार्यवाद, सी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और डी घटना क्रिया विज्ञान। तो इसके लिए उत्तर है घटना क्रिया विज्ञान। तो डी ऑप्शन जो है, फेनोमेनोलॉजी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो घटना क्रिया विज्ञान इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से संस्था की विशेषता नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संस्था की विशेषता नहीं है। ए अधिक स्थायित्व, बी निश्चित उद्देश्य, सी प्रतीक और डी ऐच्छिक सदस्यता। तो यहाँ पे आप देखिए कि संस्था की कोई सदस्यता नहीं होती, चाहे वो ऐच्छिक हो चाहे अनैच्छिक हो, लेकिन तो इसी वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला देखें आप, एक जगह एकत्रित ना होने वाले या एक दूसरे से अंतःक्रिया ना करने वाले परंतु कुछ न कुछ समानता रखने वाले लोगों को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है। ए सामाजिक समूह में, बी प्राथमिक समूह में, सी गौण समूह में और डी सामाजिक श्रेणी में। ये कहा जा रहा है कि भाई एक जगह एकत्रित नहीं होते, ये एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं करते, लेकिन कुछ न कुछ समानता इनके बीच होती है, तो ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सामाजिक श्रेणी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 108 का डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला आप देखें, असदस्य समूह को सदस्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दिया जाने वाला प्रशिक्षण कहलाता है। ए अनुरूपता, बी विचलन, सी पुनः समाजीकरण और डी पूर्वाभासी समाजीकरण। तो इसको कहा जाता है पूर्वाभासी समाजीकरण। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, तो निम्नलिखित में से मुस्लिम विवाह की शर्त नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मुस्लिम विवाह की शर्त नहीं है। ए निकाह के लिए दोनों पक्ष स्वतंत्र हों, बी निकाह के लिए गवाहों की अनिवार्यता, सी उम्र 20 वर्ष से कम ना हो और डी दोनों पक्ष निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत ना आते हों। तो यहाँ पे आप देखिए, तो निकाह के लिए दोनों पक्षों का स्वतंत्र होना ये शर्त है मुस्लिम विवाह की, निकाह में गवाहों की अनिवार्यता ये शर्त है मुस्लिम विवाह की, उम्र 20 साल से कम ना हो ये अनिवार्यता नहीं है, ये उम्र 15 है, 15 से कम ना हो। इसी वजह से सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। अगला देखिए आप जो है, प्रोफेसर घुरिये ने जाति को क्या माना है। ये कहा जा रहा है कि प्रोफेसर घुरिये ने जाति को क्या माना है। ए समिति, बी संस्था, सी समुदाय और डी एक समाज। तो क्या माना है भाई, तो यहाँ देखिए प्रोफेसर घुरिये ने जाति को एक समुदाय माना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला देखिए आप जो है, प्राथमिक समूह प्राथमिक इस अर्थ में होते हैं कि, प्राथमिक समूह प्राथमिक इस अर्थ में होते हैं कि ए व्यक्ति का प्रथम संपर्क इन्हीं से होता है, बी इसके प्रभाव को समाज ने महत्वपूर्ण माना है, सी यह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृतियों आदर्शों को निर्मित करता है और डी इसका प्रभाव सर्वाधिक उपयोगी हो वांछित है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि यह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों को निर्मित करता है। इस वजह से सी ऑप्शन 112 का सही हो जाएगा और ये महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला देखें आप, किसका कथन है कि उपकल्पना एक कामचलाऊ अनुमान है। किसका कथन है कि उपकल्पना एक कामचलाऊ अनुमान है। ए पीटर एच मंत्र, बी वेस्तावे, सी जॉर्ज कैसवेल और डी ए वुल्फ। तो किसका कथन है भाई, तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये कथन है पीटर एच मंत्र का। पीटर ए मंच का कथन है कि उपकल्पना एक कामचलाऊ अनुमान है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हरिजन कल्याण के लिए आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हरिजन कल्याण के लिए आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। ए अनुच्छेद 338, बी अनुच्छेद 335, सी अनुच्छेद 333 और डी अनुच्छेद 332। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 338 के अंतर्गत, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और ये आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का है। ए लेविस कोजर, डेरेनडॉल्फ, कॉलिंस, बी कार्ल मार्क्स, पार्सन्स, कोजर, सी कार्ल मार्क्स, डेरेनडॉल्फ, वेबर, डी कॉलिंस, सोरोकिन और कोजर। तो यहाँ पे आप देखिए
तो ऑप्शन को देखें तो सोरोकिन यहाँ जो है संघर्षवादी नहीं है, वेबर यहाँ संघर्षवादी नहीं है, पार्सन्स यहाँ संघर्षवादी नहीं है। यहाँ पे देखें कोजर, डेरेनडाल्फ और कॉलिंस ये तीनों ही संघर्षवादी हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या आवश्यक है? ए महिलाओं को न्याय उपलब्ध कराना, बी महिलाओं को का पूर्ण उत्थान, सी महिलाओं को साक्षर बनाना और डी महिलाओं को तलाक का अधिकार। तो यहाँ पे आप देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि महिलाओं का पूर्ण उत्थान किया जाए, जिसके अंतर्गत ये सभी चीजें शामिल हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है भारत में अस्पृश्यता की परंपरागत अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में से किस दशा से है? ये कहा जा रहा है कि भारत में अस्पृश्यता की परंपरागत अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में से किस दशा से है? ए पुरुषार्थ से, बी पवित्र एवं अपवित्र की धारणा से, सी आध्यात्मिक विश्वास से और डी वैदिक हिंदू धर्म से। तो यहाँ पे आप देखिए इसका संबंध जो है पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा से है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, भारत में 3 तलाक को कब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? ये कहा जा रहा है कि भारत में 3 तलाक को कब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? ए 22 अगस्त 1917 को, बी 22 अगस्त 2017 को, बी 22 अगस्त 2018 को, सी 22 अक्टूबर 2017 को और डी 22 जनवरी 2018 को। तो कब अवैध घोषित किया गया भाई? तो 22 अगस्त 2017 को जो है 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया। तो ए ऑप्शन सही है और ये वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आपको बताया जा रहा है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए अगला देखें आप जो है, तो ये है निम्नलिखित में से कौन एक संदर्भ समूह का आवश्यक संघटक है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संदर्भ समूह का आवश्यक संघटक है? ए द्वितीयक समूह से संबंध, बी सापेक्षिक वंचना, सी बाह्य समूह के प्रति अंतर समूह भावना और डी समूह विमुखता। तो ये कहा जा रहा है संदर्भ समूह का आवश्यक घटक। तो संदर्भ समूह का आवश्यक घटक जो है वो है सापेक्षिक वंचना। क्या है? सापेक्षिक वंचना है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कई बार आपको बताया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, जीएस घुरिये के अनुसार भारत में समाज का आरंभिक विभाजन किन 2 वर्गों के रूप में हुआ? जीएस घुरिये के अनुसार भारत में समाज का आरंभिक विभाजन किन 2 वर्गों के रूप में हुआ? ए पवित्र और अछूत के रूप में, बी आर्य और दस्यायु के रूप में, सी आर्य और द्रविड़ के रूप में और डी ब्राह्मण एवं अनार्य के रूप में। तो यहाँ पे आप जो जीएस घुरिये ने बता रखा है वो है आर्य और दस्यायु के रूप में। तो ये जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये आपके लिए महत्वपूर्ण रखा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत। चलिए अगला देखें आप, निम्नलिखित में से आश्रम व्यवस्था का निर्माण किस काल में माना जा सकता है? लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देख लें, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, स्मृत काल में और पूर्व वैदिक काल में। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये है उत्तर वैदिक काल। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। संभवतः रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलियम वाइजर की पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम कब प्रकाशित हुई? लीजिए, निम्नलिखित में से विलियम वाइजर की पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम कब प्रकाशित हुई? ए 1955 में, बी 1936 में, सी 1946 में और डी 1949 में। तो ये प्रकाशित हुई थी 1936 में। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखें आप जो है, किस विचारक ने विवाह, कहा जा रहा है कि किस विचारक ने विवाह को नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन पेन हेड कहा है? ये कहा जा रहा है किस विचारक ने विवाह को नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन पेन हेड कहा है? ए लिंच, बी रिवर्स, सी लोबी और डी समनर। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये कथन है किसका? लोबी का। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखा जा रहा है। तो ये लोबी का कथन है। अगला देखिए, किसने कहा कि संघर्ष रहित समूह का अस्तित्व अव्यवहारिक तथा असंभव है? किसने कहा संघर्ष रहित समूह का अस्तित्व अव्यवहारिक तथा असंभव है? ए कार्ल मार्क्स, बी लेविस कोजर, सी सीमेल और डी डेरेनडाल्फ।
तो ये कथन है सीमेल का, और ये वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत जो है वो रखा जा रहा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 124 का सी। आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पे आप देखें तो मीड के अनुसार स्व के विकास के आधार निम्नलिखित में से कौन से हैं। ये कहा जा रहा है कि स्व के विकास के आधार कौन से हैं मीड के अनुसार। ए शिक्षा, समाज और समाजीकरण, बी भाषा, अर्थपूर्ण व्यवहार और आत्मदर्पण, सी पर्यावरण, सामाजिक सीख, परिवार के सदस्य, और डी मस्तिष्क, प्रतीक और संचार। तो यहाँ मीड ने जो है बात किया है मस्तिष्क, प्रतीक और संचार की, तो डी ऑप्शन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात ये करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्नों के उत्तर हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर उपयोगी साबित हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार के दिक्कत के लिए आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप कमेंट करें ताकि उनमें संशोधन किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।